निवासन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के बेसिक चैप्टर यानी कि चैप्टर 1 में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो इस चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होता है और इसका प्रयोग क्या है, क्या इसका उपयोग है इस क्लास 10th में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। तो हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जैसे क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे है 4 है, 4 को 1 क्रॉस 2 लिख सकते हैं। जैसे 8 है, 8 को 2 इंटू 2 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 253 है, तो 253 को 11 इंटू 23 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। ये पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। और ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये भी पढ़ चुके हैं। जैसे 200 है, 200 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो क्या यह प्रश्न होता है, क्या इस गुणनखंड से इस गुणनखंड से ये अभाज्य गुणनखंड के घातों से क्या वो प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो सकती है? बिल्कुल प्राप्त हो सकती है। जैसे 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 से यहाँ पे 200 संख्या प्राप्त होगी। काफ़ी के अध्ययन में अति आवश्यक है, इसलिए इसे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। तो इस आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाज्य संख्या, यानी कि भाज्य संख्या कहने का मतलब वैसी संख्या है जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, उसी को हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। और अभाज्य संख्या कहने का मतलब उसका केवल 2 ही फैक्टर, एक और सेल्फ, इसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 20 है, तो इस तरह से भाज्य संख्या यानी कि वैसी संख्या जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या यानी कि वैसी संख्या जिसके 2 से 2 ही फैक्टर हो, जैसे 1 और इट्स सेल्फ। तो इस प्रकार प्रत्येक भाज्य संख्या को उसकी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा है। जैसे 36 के, इसको 2 इंटू 3 इंटू 3 के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 20 है, 20 को इस तरह से लिखा जा सकता है। 15 है, 15 को 5 इंटू 3 के रूप में लिखा जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि बुक में क्लास 10th के बुक में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होता है। तो हम लोग बुक में देखेंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के प्रत्येक भाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना ये अद्वितीय होता है। जैसे 20 का गुणनखंड क्या होगा, 2 इंटू 5, या 20 का एक और गुणनखंड होगा 5 इंटू 2। तो ये जो अभाज्य गुणनखंड होता है ये बिना क्रम को ध्यान में रखते हुए क्या होता है, अद्वितीय होता है। प्रत्येक संख्या के लिए जो अभाज्य गुणनखंड होता है यह बिना क्रम को ध्यान में रखते हुए ये अद्वितीय होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग क्या है। क्लास 10th में ये अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग क्या है। तो अंकगणित की आधारभूत का प्रमेय क्लास 10th में 2 ही है। पहला है कि अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने में, यानी कि कोई अपरिमेय संख्या दी हुई, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, इसको सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। दूसरा है प्रयोग कि p/q के रूप में व्यक्त संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात करने में। ये 2 प्रयोग है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का क्लास 10th में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि
कि अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने में कैसे अंगणित की आधारभूत का प्रमेय का प्रयोग होता है। √2 है, √3 है, √5 है, तो इसको इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको सिद्ध कैसे किया जा सकता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं कि ये अपरिमेय संख्या, उल्टा मानते हैं। तो जब उल्टा चलते हैं तो √5 बराबर क्या होगा, p/q के रूप में होगा। यहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q का अवनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। तो ये जो है अंगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, यानी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो है p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे ये अंगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरीके से अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने में अंगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। फिर है जैसे कि p/q के रूप में व्यक्त कोई संख्या है, तो उसका दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करेंगे, कि कैसे इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। दूसरा प्रमेय है, दूसरा प्रयोग है। तो देखेंगे जैसे 3/10 है, तो 3/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 × 2 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अंगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार जिस संख्या के हर का गुणनखंड 2m गुणे 5n का रूप का हो, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है अथवा अशांत आवर्ती होता है। तो इस तरह से अंगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग हो रहा है कि यहाँ पे देखिए गुणनखंड के रूप में व्यक्त करके हम पता कर लेते हैं कि दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। यानी कि जिस संख्या के हर का गुणनखंड 2m और 5n का रूप का हो, उसका दशमलव प्रसार शांत अथवा अशांत आवृत्ति होगा। यदि 2m गुणे 5n के अलावा और कोई संख्या हो, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होता है। जैसे 1/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1 × 7, इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होगा, क्योंकि 2n × 5n का रूप का ये नहीं है। जैसे नेक्स्ट देखेंगे 215, इसमें 2/3 × 5, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि इसमें 2m और 5n का रूप का गुणनखंड नहीं है। तो इस तरीके से अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग क्लास 10th में किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ भी निकालने में अंकगणित की आधारभूत। जैसे एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहने का मतलब उसका गुणज, जैसे 6 का गुणज क्या होगा, ये हो जाएगा, और 20 का गुणज क्या होगा, इतना हो जाएगा। तो एलसीएम का कहने का लिस्ट कॉमन, लिस्ट मतलब सबसे छोटा, और क्या हो कॉमन मतलब दोनों में शामिल हो, और मल्टीपल मतलब गुणज। तो इसमें देखते हैं 60 जो है दोनों में शामिल है, सबसे छोटा है। तो इस तरह से 6 और 20 का एलसीएम क्या हो गया, 6 और 20 का एलसीएम हो गया 60 हो गया। तो इस तरह से अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का उपयोग संख्याओं की एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने में किया जाता है। अगर हम 10 और 15 का एचसीएफ निकालें, तो यहाँ पे 10 बराबर लिख सकते हैं 2 × 5 और 15 बराबर 3 × 5। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन जो फैक्टर हो। फैक्टर कहने का मतलब वह संख्या जिससे उस संख्या में भाग लग जाए, पूरी भाग लग जाए, यानी कि उसको वह एक तरह से कर सकते हैं डिवाइजर, यानी कि भाजक होता है। तो यहाँ पे देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, 5 है। तो इस तरह से 10 और 15 का एचसीएफ जो होगा 10 और 15 का एचसीएफ 5 होगा। तो इस तरह से अंकगणित की आधारभूत का प्रमेय का उपयोग
अंगणित की आधारभूत का प्रमेय का प्रयोग संख्याओं की एचसीएफ और एलसीएम निकालने में किया जाता है। इस तरीके से देख सकते हैं। तो अंगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग से हम लोग दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ निकालने की तकनीक अंगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके। तो क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि अगर एलसीएम निकालना होता था 6 और 20 का, तो इसको फैक्टर करके और जो गुणनखंड जो सबसे ज़्यादा जो जिसमें जो आया है उसको लिख देते थे और बाकी जो बच जाता था उसको लिखकर हम लोग ज्ञात करते हैं। लेकिन क्लास 10th में हम लोग को पढ़ना है उसी को मॉडिफाइड रूप में हमको पढ़ना है। जैसे संख्याओं में इसमें हम लोग एचसीएफ निकालेंगे कैसे, तो इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। संख्याओं में प्रत्येक वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, यानी कि जैसे 6 और 20 है तो 20 और 6 का फैक्टर पहले लिखेंगे। तो 20 का फैक्टर ए हो गया, 20 का फैक्टर ए हो गया और 6 का फैक्टर ए हो गया। तो दो इसके 20 और 6 के इसके जो फैक्टर है गुणनखंड है उसको घातों को क्या करेंगे, उभयनिष्ठ करेंगे, यानी कि दोनों में समान करेंगे। तब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो 20 के घात को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 एंड 5 के पावर 1 और 3 के पावर 0 लिखेंगे, क्योंकि दोनों संख्या 6 और 20 है। तो दोनों के घात, दोनों के जो गुणनखंड है इसी घात को क्या करेंगे, जो दोनों में शामिल होना चाहिए, वनिष्ठ करेंगे। जैसे 3 नहीं है इसमें तो 3 के पावर हम 0 लिखेंगे। इसमें है जैसे 6 में 2 इंटू 3, 5 नहीं है तो 5 का पावर 0 लिखेंगे, यानी कि इसकी जो घात है दोनों संख्याओं के घातों को उभयनिष्ठ कर देंगे। और इस तरह से हमारा एचसीएफ क्या हो गया, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का, प्रत्येक उभयनिष्ठ की अभाज्य गुणनखंड की, यानी कि 6 और 20 में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 और 2 है। तो सबसे छोटी घात क्या है, इसमें 2 है तो 2 लिख देते हैं। इसमें 3 के पावर 0 है, इसमें 3 के पावर 1 है तो सबसे छोटी घात 3 के पावर 0। इसमें 5 के पावर 0 है, इसमें 5 के पावर 1 है तो सबसे छोटी घात क्या है, ए। तो इस तरह से 2 इंटू 3 के पावर 0 यानी कि 1, 5 के पावर 0 यानी कि 1 बराबर 2 हो गया। एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से अंगणित के आधारभूत का प्रमेय का प्रयोग करके दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि अंगणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग से दो संख्याओं का एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है। तो क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे इस तरीके से, यानी कि मॉडिफाइड रूप में। संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनखंड। जैसे 6 का फैक्टर लिखते हैं तो 2 इंटू 3 हो गया। 20 का फैक्टर लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 होगा। तो इस सबसे पहले क्या करेंगे, घात को उभयनिष्ठ करेंगे। तो यहाँ 2 के पावर 2 होगा, 5 के पावर 1 होगा, इसमें 3 के पावर 0 होगा। इसमें अगर सबसे वनिष्ठ करेंगे, कॉमन करेंगे, इन दोनों को शामिल होना चाहिए। तो 2 के पावर 2 इंटू 2, 3 के पावर 1, 5 के पावर 0 कर देंगे। अब जो दोनों संख्याओं का जो गुणांक हो गया या दोनों संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड हो गया उसकी जो क्या है गुणनखंड है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ के केस में क्या है, दो संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो इसमें देखेंगे एलसीएम जो होगा, इसका एलसीएम संख्या में कॉमन होना चाहिए, दोनों में सबसे बड़ी घात होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें 2 का पावर 2 है और 2 के पावर 1 है, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 2 के पावर 2 लिख देंगे। इसमें क्या है 5 जो क्या है कॉमन है, तो 5 का पावर 0 है तो सबसे
छोटी घात हो गया, इसमें क्या 1 है तो इसको लिखेंगे। अब देखेंगे 3 इसमें 0 है, इसमें क्या है 1 है, तो सबसे बड़ी घात। तो इस तरह से हमारा एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम 2 दूना 4 एंड 5 इंटू 3, ये 60 हो गया एलसीएम। तो इस तरह से एलसीएम निकालते हैं, यानी कि अंकगणित के आधारभूत का प्रमेय का प्रयोग करके एलसीएम हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। केवल हम लोग क्लास 9th और 8th में पढ़ चुके हैं, उसी का केवल क्या है मॉडिफाइड रूप है। इस मॉडिफाइड रूप में एलसीएम निकालना है। तो इस तरह से अंकगणित के आधारभूत का प्रमेय का प्रयोग करके दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अब इस प्रकार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ ऑफ ए और बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। यानी कि हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, 10th में 8th में पढ़ चुके हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी कि लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल। तो इस तरह से ये होता है। तो इस तरह से क्लास 10th में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग हुआ है। जैसे 6 और 20 के लिए 6 और 20 का एलसीएम जो होगा 60 और एचसीएफ क्या होगा 2 होगा, बराबर 6 गुणे 20, दोनों क्या होगा बराबर होगा। नोट, इसमें नोट है कि अगर तीन संख्या हो, जैसे 6 है, 20 है और 30 है, तो ये जो फॉर्मूला है लसा गुणे मसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, लसा गुणे मसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, ये जो फॉर्मूला है तीन संख्याओं के लिए वैलिड, मतलब तीन संख्याओं के लिए सत्य नहीं है, केवल दो संख्याओं के लिए ये फॉर्मूला सत्य है। यानी कि लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी कि लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये जो फॉर्मूला है केवल दो संख्याओं के लिए सत्य है, तीन संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। तो इस तरह से अंकगणित के आधारभूत का प्रमेय का प्रयोग क्लास 10th में इस प्रकार से है।